नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव गर्ग। आज हम हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ में जो यूएस के ऑफिशियल्स के द्वारा ये कहा गया है कि जो यूक्रेन में कन्फ्लिक्ट चल रहा है दैट इज़ मोदीज़ वॉर, उस पे बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो फॉर्मर यूएस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है कि इंडिया जो रशिया से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कंटिन्यू रख रहा है उसको, किसके बावजूद कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने सैंक्शंस लगा रखे हैं, यानी कि प्रतिबंध लगा रखे हैं, रोक लगा रखी है कि आपको रशिया से तेल नहीं खरीदना है। उन्होंने एक्यूज़ करा इंडिया को कि इंडिया तो प्रॉफ़िट कमाने की सोच रहा है। ऐसे समय में जब यूक्रेन में कितने सारे निर्दोष लोग युद्ध की बलि चढ़ रहे हैं, ठीक है? तो उसी मैटर को आज हम देखेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि पूरा सिचुएशन है क्या? तो जो की इश्यूज़ हैं इंडिया यूएस के टेंशन्स में ओवर द रशियन ऑयल, उसको हम समझते हैं। तो देखो बेसिकली बात क्या है, इंडिया और रशिया के एनर्जी टाइज को हमें समझना होगा। तो हुआ क्या, जैसे ही मॉस्को के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा कि वहां से तेल नहीं खरीदना है, इंडिया ने जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट था रशिया से उसको बढ़ा दिया। तो बात ये आती है कि इंडिया रशिया के साथ में क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कर रहा है, वहां से क्रूड ऑयल को खरीद रहा है, तो इससे मोदीज वॉर कैसे हो जाता है जो यूक्रेन और रशिया के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तब आपको एक बात समझनी होगी कि उन देशों का, वेस्टर्न कंट्रीज का एज वेल एज यूएसए का कहना ये है कि देखो भाई, जब इंडिया तेल खरीदता है रशिया से तो उससे रशिया को पैसा मिलता है, और वह पैसा जो है वही एक कारण है जिसकी वजह से रशिया यूक्रेन के साथ में वॉर को, युद्ध को सस्टेन कर पा रहा है, इतना लंबा चला पा रहा है। इसलिए ये जो युद्ध है इसके लिए मोदी जिम्मेदार है एंड देयरफॉर इट इज मोदीज वॉर। ठीक है। अब इंडिया कर क्या रहा है, वहां से ऑयल को इंपोर्ट करता है, उसको रिफाइन करता है और उसको री एक्सपोर्ट भी करता है, और यही एक इशू बन रहा है यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच में। कहाँ पे कर रहा है, गुजरात में एक वाडिनार रिफाइनरी है वहां से कर रहा है। अब यूएस के जो क्रिटिक्स हैं वो आरोप लगाते हैं इंडिया के ऊपर कि वो बेनिफिट कर रहा है फ्रॉम द डिस्काउंटेड रशियन ऑयल वेल द वेस्ट बियर्स, जबकि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो झेल रही हैं इकोनॉमिक कॉस्ट को। अब यहाँ पे आपको एक बात ये समझनी होगी कि यूएसए भी कितनी जल्दी जल्दी अपनी स्टैंड को, अपने स्टैंड को बदलता है। जो डोनाल्ड ट्रंप है उनसे पहले जब बाइडन क्या थे, प्रेसिडेंट थे, तब वो क्या कह रहे थे इंडिया से कि प्लीज आप रशिया से तेल खरीदो। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मत खरीदो। तो क्या हमें इस तरीके से यूएस के प्रेसिडेंट्स बदल जाने पर अपनी फॉरेन पॉलिसी बदलनी चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं बदलनी चाहिए। हमारी फॉरेन पॉलिसी हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अनुसार होनी चाहिए एंड वी शुड हैव स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन अवर फॉरेन पॉलिसी। हमारी विदेश नीति, उसमें हमें क्या रखना है, ऑटोनॉमी रखनी है, स्वायत्ता रखनी है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड फ्रिक्शन है वो चल क्यों रहा है। देखो बात यह है कि सिर्फ इंडिया ही ऐसा देश नहीं है जो रशिया से तेल खरीद रहा है। अभी भी यूरोपियन कंट्रीज रशिया से तेल खरीदती हैं, एज वेल एज चाइना भी रशिया से तेल खरीद रहा है। लेकिन उसके बावजूद इंडिया के ऊपर ही ज़्यादा प्रेशर रशिया, यूएसए के द्वारा क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि इंडिया और यूएसए के अगर हम ट्रेड को देखें, तब जो ट्रेड सरप्लस है वो इंडिया की तरफ है। ठीक है। ट्रेड सरप्लस में इंडिया आगे है कंपेयर टू यूएसए। तो डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली क्या चाहता है कि जो ट्रेड सरप्लस है उसको यूएसए की ओर टिल्ट किया जाए। भाई इंडिया इज हैविंग ट्रेड सरप्लस, इसी वजह से इस तरीके की चीजें कही जा रही हैं। ठीक है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 25% टैरिफ भी लगाया है इंडियन गुड्स के ऊपर, एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है, प्लस रशियन ऑयल इंपोर्ट जो है वो एक पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म बना है। अब आपको ये भी समझना होगा कि यूएसए में भी दो पार्टीज हैं मेनली, एक है डेमोक्रेट्स और दूसरी है रिपब्लिकन, है ना। तो जो रिपब्लिक पार्टी है वो अभी कहाँ पर है, वो पावर में है। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से ही प्रेसिडेंट बना है। तब हम देखेंगे कि जो डेमोक्रेट्स हैं, यानी कि जो वहाँ की लेफ्ट विंग पार्टी है, वो यूएस की गवर्नमेंट के द्वारा ये जो डिसीजन लिया गया है 25% टैरिफ लगाने का, उसका विरोध कर रही है। और उनका आर्ग्यूमेंट क्या है, दैट टारगेटिंग इंडिया इज काउंटर प्रोडक्टिव। क्यों? क्योंकि यूएस का जो मार्केट है वो भी हैविली डिपेंडेंट है इंडियन गुड्स के ऊपर, और यदि इस तरीके से टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा तब वहाँ के लोगों को जो सामान मिलेगा वो महंगा मिलेगा। ठीक है। तो इसी वजह से जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो डेमोक्रेट्स हैं, दे आर अपोजिंग दिस डिसीजन विच हैव बीन टेकन बाय डोनाल्ड ट्रंप और सीधा यूएस गवर्नमेंट। अब हम समझते हैं जियो पॉलिटिकल डायमेंशंस क्या हैं। ठीक है। तो यूएस क्या चाहता है कि इंडिया अलाइन कर ले उसके साथ में अगेंस्ट द रशिया एंड चाइना। लेकिन इंडिया क्या चाहता है, इंडिया कहता है कि हम तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करेंगे, हम अपने टाइज को बैलेंस करके रखेंगे यूएस के साथ भी और रशिया के साथ भी। यूएस के साथ हम कैसे करते हैं, क्वाड के माध्यम से और इंडो पैसिफिक के माध्यम से। अब ये क्वाड भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊं तो मैं कोशिश करूंगा बनाने की, लेकिन आपको डिमांड करनी पड़ेगी, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं लिखोगे, आपकी डिमांड ही नहीं होगी,
तो फिर इस पे वीडियो नहीं बनेगा। ठीक है, तो बेसिकली क्वाड में कितने देश हैं वो तो हम यही बात कर लेते हैं। इंडिया है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है एंड जापान है। ठीक है, ये 4 देश जो हैं ये क्वाड में हैं। तब इंडिया क्या कर रहा है, यूएसए के साथ भी रिश्ते अच्छे रख रहा है क्वाड के थ्रू, और रशिया के साथ भी अपने रिश्ते अच्छे रख रहा है डिफेंस और एनर्जी जो इम्पोर्ट्स हैं या ट्रेड है उसके थ्रू। अब चाइना भी लार्जर ऑयल इम्पोर्ट्स कर रहा है रशिया से। ठीक है, और इंडिया अकेला प्लेयर नहीं है, लेकिन यूएसए ने अभी तक चाइना के ऊपर इस तरीके के सैंक्शंस लगाए नहीं हैं। तब आपको ये बात समझनी होगी। अब हम बात करते हैं नैरेटिव की। अगर हम कहते हैं और इस तरीके से लेबल किया जाता है कि ये जो यूक्रेन और रशिया में जो वॉर चल रही है दैट इज मोदीज वॉर, यह मात्र एक पॉलिटिकल रिटोरिक है यूएस के डोमेस्टिक डिबेट्स में, तो क्या हमें इससे बहुत ज़्यादा परेशान होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंडिया को अपना एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखना होगा और दिखाना होगा कि हम इन चीज़ों से घबराते नहीं हैं, और वही भारत सरकार अभी कर भी रही है। अब ये रिफ्लेक्ट करता है टेंशन जो यूएस के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी है। एक तरफ है ट्रंप कैंप, एक तरफ ट्रंप का खेमा है और दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स हैं। और इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, स्वतंत्र विदेश नीति को भी ये दिखाता है कि भारत ने अब तक ट्रंप के सामने घुटने नहीं टेके हैं। ठीक है, अब यूपीएससी की रिलीवेंस अगर हम देखें तो जीएस पेपर 2 के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया यूएस रिलेशंस, एनर्जी ट्रेड, टैरिफ, जियोपॉलिटिकल प्रेशर। इसके साथ में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वर्सेस ग्रेट पावर राइवलरी जीएस पेपर 3 में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑयल इंपोर्ट्स, एनर्जी सिक्योरिटी की बात यहाँ पे हो रही है। इम्पैक्ट ऑफ सैंक्शंस, जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं ऑन ग्लोबल साउथ इकोनॉमीज, उसको उससे भी आप ये टॉपिक रिलेट कर सकते हो। इसके साथ में ये एथिक्स और एसए में भी आ सकता है, बैलेंसिंग नेशनल इंटरेस्ट वर्सेस ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो उसमें हम क्या कह सकते हैं, इंडिया को क्या करना होगा, एक स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग करनी होगी बिटवीन द मेजर पार्टनर्स। यूएस के साथ में भी क्वाड और इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप, और रशिया के साथ भी एनर्जी सप्लाईज एंड डिफेंस टाइज। हमें मल्टीपल अलाइनमेंट करना होगा। याद करो, जब भारत स्वतंत्र हुआ था नेहरू जी के टाइम पे हमारी पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट की, है ना। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हमने चलाया था कि हम किसी के साथ में अलाइन नहीं करेंगे, लेकिन अब हमारी पॉलिसी शिफ्ट हो चुकी है। अब हम कहते हैं दैट वी विल डू मल्टीपल अलाइनमेंट्स, हम बहुत सारे देशों के साथ में अलाइनमेंट करेंगे। तो हमें कंटिन्यू करना होगा अपने मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी को, बैलेंस करना होगा रिलेशंस को विद यूएस, रशिया एंड अदर्स। हमें एम्फेसाइज करना होगा दैट एनर्जी इंपोर्ट्स आर फॉर डेवलपमेंटल नीड्स। हमें बताना होगा कि भाई जो हम रशिया से एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं, आयात कर रहे हैं, वो हमारी विकास की आवश्यकताओं के लिए है। हमारा पॉलिटिकल अलाइनमेंट नहीं है किसी भी देश के साथ में। ठीक है, हमें यूएस के साथ में भी अपने जो रिलेशंस हैं, जो कॉपरेशन है, उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा फाउंडेशनल लेवल पे। फाउंडेशनल लेवल पे मतलब ट्रेड और टेक्नोलॉजी के लेवल पे, ताकि हम फ्रिक्शन को ऑफसेट कर सकें। देखो ये कैसे होगा, आपको मालूम होगा, मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हो उसको, निसार के ऊपर। अब निसार बेसिकली क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, आप इसको देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, तो ये जो है इसमें नासा और इसरो मिलके क्या कर रहे हैं, सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि फाउंडेशनल लेवल पे इंडिया और यूएसए अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से ट्रेड के लिए भी यूएसए हम पे अच्छा खासा निर्भर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई कोई प्रेसिडेंट यदि बदल जाता है कुछ समय के लिए, वो कुछ समय के लिए एक केओस क्रिएट कर सकता है, लेकिन यदि आपके फाउंडेशनल लेवल पे रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, तब कोई भी प्रेसिडेंट बने उस फाउंडेशन को कमज़ोर करना उसके लिए मुश्किल होगा। इसीलिए हमें क्या करना है, डीपन करना है इंडिया और यूएस का कॉपरेशन ट्रेड और टेक्नोलॉजी में, ताकि इस तरीके के जो फ्रिक्शंस हैं उनका कोई खास प्रभाव ना पड़े। ठीक है, हमें यूज़ करना होगा प्लेटफॉर्म्स को जैसे कि G20, ब्रिक्स, क्वाड टू प्रोजेक्ट बैलेंस्ड डिप्लोमेसी। तो जो यूएस का क्रिटिसिज्म है इंडिया की रशियन ऑयल इंपोर्ट को लेके और कॉलिंग यूक्रेन्स क्राइसिस मोदीज वॉर, वो हाईलाइट करता है फ्रिक्शन बिटवीन द एनर्जी सिक्योरिटी नीड्स एंड द वेस्टर्न जियोपॉलिटिकल एक्सपेक्टेशंस। उनकी जो आशाएं हैं जियोपॉलिटिकल यानी कि भू राजनीतिक आशाएं, और हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी नीड्स हैं, ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकताएं हैं, उनके बीच में हमें एक फ्रिक्शन नजर आता है। और ये अंडरलाइन करता है कि भाई इंडिया कमिटेड रहेगा टू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन फॉरेन पॉलिसी। तो इस तरीके से टॉपिक खत्म होता है, छोटा सा टॉपिक था। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, उसके साथ में हाइप ज़रूर करें। और जिस टॉपिक के ऊपर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। योर सजेशंस आर वेलकम। थैंक यू।